involves comparison with a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted standard called unit. Unit, what is unit? That means which is unanimously accepted. That 1 second tick, so everybody is accepting, okay, this will be perfect unit for measuring time. So it is internationally accepted, arbitrarily chosen to measure some physical quantity. Is arbitrarily given, okay, it will be correct. Meter, somebody has said is this will be meter, okay, yes, this will be correct. इतना मीटर हो गया, तो उन्होंने सबने द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट और ग्रुप ऑफ लॉरेट्स हैव एक्सेप्टेड इट. यस, नाउ वी now announce hereby that this will be the unit of length. It is arbitrarily chosen, okay, unanimously accepted and understood by all. Many of us, even the जो घर की गृहिणी है वो भी कहेंगे कि दीदी तुम 4 मीटर की साड़ी तो नहीं लाई हो, ये कम. दे ऑल्सो वेरी वेल नो व्हाट इज मीटर. इतनी कम है तुम्हारी साड़ी. हाउ दे कैन नो? इवन रिक्शे वाला कैन टेल this is the second, now 5 seconds is over. A rickshaw wala also can tell. Even somebody for mass, it is kg. No, it is not 1 kg aloo. So it is not that much miles that everybody is anticipating, okay, it might be 1 mile. No, everybody has proper idea what is 1 kg, what is 1 meter, what is 1 second. Everybody is having proper idea. So unit ऐसी होनी चाहिए कि जिसको एक लेमैन भी समझ सके और लॉरेट भी समझ सके, जिसे एक अनाड़ी भी समझ सके और खिलाड़ी भी समझ सके, तब तो यूनिट है. क्योंकि वो तो सबके लिए है ना. एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन मेजरमेंट्स ओनली. सो यूनिट की क्या डेफिनेशन है कि measurement and all trades involves measurement only. Without measurement no trade is involved. हर चीज में measurement चाहिए. So it is a certain basic arbitrarily chosen. ठीक है, हम कंपेयर करते हैं. इट इज ए कंपेयर. अगर आप ये कहते हैं कि 4 kg पोटैटो, what does it mean? That is 4 times of 1 kg potato. 1 kg potato means यहाँ 2 चीजें हैं, n into u. तो n क्या है? n is the number of times that physical quantity is involved in that unit and u is its unit. जब हम कहते हैं 10 मीटर तो 10 times of 1 मीटर, ये तो कहते हैं. सो ये n यहाँ क्या है बताओ? नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, यूनिट इज इन्वॉल्व इन दैट फिजिकल क्वांटिटी. यूनिट इज इन्वॉल्व इन दैट फिजिकल क्वांटिटी. वो फिजिकल क्वांटिटी मास भी हो सकती है, टाइम भी हो सकती है, लेंथ भी हो सकती है. और u क्या है? यूनिट ऑफ that physical quantity. So this is unit. Okay, number of times. It is only the measurement. 10 seconds, 10 times of 1 second. So what is the definition of unit? So measurement of any physical quantity. Measurement of mass. ये क्या है बताइए? किसको आप measure कर रहे हैं? Measurement of mass. तो अब जरा इसकी डेफिनेशन देखो कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स. क्या इसमें इन्वॉल्व है? कंपैरिजन. क्या आप इसे कंपेयर कर रहे हो कि कितने टाइम्स यूनिट उसमें है? उसी से तो कंपेयर कर रहे हो. कंपैरिजन ऑफ with a certain basic. कोई एक बेसिक चीज है, चाहे वो मीटर हो चाहे सेकंड. बेसिक, फिर और क्या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? आर्बिट्रेरीली
arbitrarily chosen. कुछ लोगों ने एक प्लेटिनम इरिडियम की इतनी मोटी प्रोटोटाइप एक स्लैब रख दिया, बोला यही 1 किलो है. आर यू एग्रीइंग? यस, इट इज 1 किलो. वो आर्बिट्रेरीली चूजन है, यदृक्षया चयनित. उसको किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं इतना होना चाहिए, बोलो ठीक है अपने मन से चुन लो, हम सब मानते हैं. आर्बिट्रेरीली चूजन, रैंडमली चूजन. ठीक है, सो इट इज आर्बिट्रेरीली चूजन है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. इसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला कि नहीं भाई इतनी जो लेंथ है वो 56 सेंटीमीटर है. वहाँ मीटर अलग अलग तरीके से था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ 56 यूरोपीय देश है तो 56 टाइप्स ऑफ लेंथ की क्वांटिटी है, वैसा नहीं होना चाहिए. तो इसलिए आर्बिट्रेरी चूजन भी होना चाहिए और सब जगह मीटर वही हो, धोखेधड़ी ना हो. हम यहाँ से 1 मीटर भेजें, वो कहते हैं आप तो आधा मीटर दे रहे हो. सबको वही, सबके लिए 1 मीटर वही हो. सो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ऐसा होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. और क्या चीज है? रेफरेंस स्टैंडर्ड, और उसको सब लोग रिफर करें. रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट. उसे क्या कहा जाएगा? यूनिट. मान लीजिए 1 kg है तो आपको सब जगह 1 kg का बाट मिल जाएगा. सब लोग उसे रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? और जैसे 1 मीटर है तो मैं ये लकड़ी का स्केल लेके आया हूँ, फिर इसको मैंने लैब में दिया कि देखो इसका थर्मल एक्सपेंशन तो नहीं हो जाता. बोले नहीं ये तो लकड़ी है, मॉइस्चर में ये बढ़ी नहीं है, आपका 1 मीटर है. या फिर हो सकता है 1 मीटर और 1 mm और हो गई है, तो इसलिए वो सब लिख लिख के कैलिब्रेट करके दे देगा, इसकी जगह ये पड़ी, इसकी जगह ये पड़ी. तो आपको एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है 1 मीटर की जगह. बाकी आप इसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम 6-6 महीने में कर दो. कहीं घुस तो नहीं गई है, कहीं ये तो नहीं हो गया है, या कहीं बेंड तो नहीं हो गई है. आप इसको लैब में ले जाके लोकल जो आसपास की है लेबोरेटरी, वहाँ पर इसका कैलिब्रेशन करा सकते हैं. सो कोई भी चीज़ हो सकती है. टाइम के लिए स्टॉप वॉच होती है, तो देयर इज रेफरेंस स्टैंडर्ड और सब लोग उसी को रिफर करते हैं जब भी कुछ बात होती है. सो इट इज कॉल्ड यूनिट. बोलो बात समझ में आ गई? यूनिट क्या है? अगली बात देखो कि ओके नाउ द यूनिट्स, as there are many physical quantities, so different physical quantities involve different units. Different physical quantities involve different unit. So there are 7 base physical quantities. कितनी physical quantities हैं? There are 7 base physical quantities हैं and 2 supplementary quantities भी हैं. तो दो तरीके की हैं. base physical quantities भी हैं and 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके लिए अलग अलग ही यूनिट है. मान लीजिए मास है तो बेस क्वांटिटी क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटी. तो मास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है और इसी तरीके से लेंथ है. मास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, उसका सिंबल क्या है? मास का m है और लेंथ का क्या है? अब इसकी यूनिट इसमें नहीं यूज हो सकती है. मान लो जैसे आप कहते हैं 4 सेंटीमीटर आलू लाया, कोई नहीं मानेगा, या 4 सेकंड आलू लाया, तो एक की यूनिट दूसरे में नहीं चल पाएगी. आप मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते, उसका उससे कोई लेना देना नहीं. उसके लिए इंडिपेंडेंटली चाहिए ही चाहिए. टाइम का डायमेंशन अलग है, मास का अलग है, लेंथ का अलग है, डिफरेंट डायमेंशन है. तो जो अलग डायमेंशन है वो एरिया में लेंथ की चल जाएगी. एरिया में लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ का 2 डायमेंशन इन्वॉल्व है. लेंथ इंटू लेंथ. वॉल्यूम में लेंथ की 3 डायमेंशन इन्वॉल्व है. लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि LVH है.
तो वॉल्यूम में चल जाएगी लेंथ की डायमेंशन, ठीक है कि नहीं, लेकिन मास में चल पाएगी क्या, मास में टाइम की चल पाएगी क्या? तो जिसमें दूसरे की चल ही नहीं सकती है उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी। उनके लिए अलग से दो यूनिट, नहीं तो बात बनेगी नहीं। अब करंट है तो एम्पियर में मीज़र करते हैं, कोई कहते नहीं इसमें किलो चला लो, सेकंड चला लो, चला पाओगे? तो कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बाद में बेस फिजिकल क्वांटिटी के साथ में दो और जोड़ दी गई, जैसे एंगल्स, एंगल है तो एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गई। 7 तो बेस है, अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, आपकी बुक में भी दी है 7 बेस क्वांटिटी देती है कि नहीं, ये पेज पे यही 7 है, तो ये बेस फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अच्छा, दो ऊपर दी है एंगल, एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, बोले नहीं अब दो और भी जोड़ दो, इसके लिए भी कुछ चाहिए, ठीक है। और एक है सॉलिड एंगल, जैसे छोटा सॉलिड एंगल, ये देखो सॉलिड एंगल, एंगल ऐसा भी तो बढ़ सकता है कोन में, तो सॉलिड एंगल। और एक होता है कि प्लेन एंगल, जो कॉपी में हम बनाते हैं, तो प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल, तो दो वो जोड़ दी गई। तो जो दो इसमें सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन कौन सी जोड़ी गई, प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल, तो ये दो भी लिख लें, दैट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। हाँ, कुछ ऐसी यूनिट अवश्य हैं जैसे डेंसिटी, तो डेंसिटी में हम कह सकते हैं कि थोड़ी मास से यूनिट उधार ले लो और कुछ उसके वॉल्यूम से ले लो। तो मास की क्या होती है, केजी, और ये क्या होती है, मीटर क्यूब। तो ऐसी चीज जिसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट यूनिट ना हो एंड इट हैज टेकन borrowed units or manipulated from some other base quantities, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट ऑफ डेंसिटी, इट इज इक्वल्स टू केजी पर मीटर क्यूब। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऐसी चीज क्या इसकी अपनी कोई यूनिट है नहीं ना, उसने थोड़ी मास की ले ली और थोड़ी किसकी ले ली, लेंथ की 3 डायमेंशंस ली। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ की तो ली मीटर, तो इसलिए ऐसी क्वांटिटी को कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और ऐसी यूनिट को क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे, ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये क्या है बताइए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और ये क्या है बताइए, डिराइव्ड यूनिट। तो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी हैं और 7 बेस यूनिट्स हैं, and there are thousands of derived units। इससे न जाने क्या क्या निकाल सकते हैं, पावर ऑफ लेंस 1/मीटर, मीटर इनवर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से there are 7 base physical quantities, so there are 7 base units and 2 supplementary units, so there are 7 क्या चीज हो जाएंगी, बेस यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो अब जैसे इसका ये सिंबल है, इसकी बेस यूनिट क्या है, तो मास की केजी हो गई और लेंथ की क्या हो गई, मास की हो गई किलोग्राम और लेंथ की क्या हो गई, मीटर, और इसके सिंबल भी होंगे। सो सिंबल ऑफ बेस यूनिट, सिंबल हो गया केजी और इसका क्या हो गया, मीटर। और भी बेस क्वांटिटी हो सकती हैं, जैसे कि टाइम हो सकती है, तो टाइम को टी से लिखेंगे और इसकी यूनिट क्या हो सकती है, सेकंड, और उसे एस से लिखेंगे। तो ये सिंबल हो गया यूनिट के, ये सिंबल हो गया बेस क्वांटिटी के। अब आगे देख रहे हैं कि फोर्थ क्या हो सकता है, क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी वो टेम्परेचर जिसके नीचे टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, 0 केल्विन के नीचे कहीं नहीं हो सकता। 0 केल्विन पर एवरीथिंग इज सॉलिड एंड इट इज हैविंग परफेक्ट लैटिस, उसका परफेक्ट अरेंजमेंट हो, तो वो ऑर्डर्ड स्टेट में हो, सब चीज़ सॉलिड हो जाएगी, कोई गैस नहीं रहेगा, कोई लिक्विड नहीं रहेगा, और उसके पास 0 काइनेटिक एनर्जी रहेगी। इस तरीके सब कुछ व्यवस्थित होगा, 0 से नीचे कुछ नहीं होगा,
0 केल्विन। तो यही एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कैपिटल टी कहते हैं और इसकी यूनिट है, जैसे आपने 9th में पढ़ा था, केल्विन होती है, तो केल्विन स्केल है। अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, बस अभी एक तरीके से लिख रहे हैं। जो हम लोगों ने 9th में फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में टेबल देखी थी, वही टेबल बस लिख रहे हैं। सो केल्विन को किससे लिखेंगे? कैपिटल के। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि हम लोगों ने क्या कहा है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ना लिखो, इसको दूसरा नाम दो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसको एमेंड कर लो, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप लोग किससे मेजर करते हैं? और इसे आई कहेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है आई और इसके लिए यूनिट क्या है? एम्पियर। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कई बार ऐसा होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास तो सबके लिए है, लेकिन जो केमिस्ट्री में है वो मास से या केजी से नहीं चलता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप नंबर ऑफ पार्टिकल के हिसाब से फिर उनके मास से लिया जाता है। यानी जैसे मैं कहूँ कि 1 मोल शुगर ले आओ, तो अब वो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि बस आप 6.022 × 10⁻23 उसके आगे इतने जीरो लगा लो, इतने शुगर के पार्टिकल ले आओ, चाहे बड़े हो चाहे छोटे, इतने लेके आओ। तो अब ये जो चीज़ है ना, तो 1 मोल, मैं जब कहूँगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पार्टिकल के बेसिस पे ले आओ, तब वो मोल कहलाएगा। यानी एनीथिंग विच कंटेन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर, दैट इज कॉल्ड 1 मोल, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं 1 मोल आलू लाया हूँ, तो वो इतना सारा आलू है, तो बहुत ही होंगे 10⁻20, उतने तो रेत भी नहीं होंगे धरती पे 10⁻20 की बात की जाए। यानी जैसे भी बात कही जाए तो 10⁻20 काफ़ी बड़ी क्वांटिटी होती है, रेत होंगे ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे 1 मोल शुगर है या कोई भी चीज़ है, तो 1 मोल सब्सटेंस के अपने अपने वो होते हैं, मास होते हैं, सबके मोलर मास तो निकालते ही होंगे नहीं सब चीज़ों के। तो इस तरीके से जब मैं कह रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और वो केजी में ना लेके मैं पार्टिकल से तौल रहा हूँ आपसे कि 1 मोल ये ले आओ, 1 मोल चीनी ले आओ, तो फिर आपको उसी हिसाब से लेना, उतने अवोगाड्रो नंबर। समझ में आई? तो एक और क्वांटिटी क्या आ गई जो केमिस्ट्री में रहती है, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो इसको कहते हैं n, और इसकी क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या होता है? मोल। और इसको स्मॉल में क्या लिखते हैं? मोल। ऐसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7th क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आई न्यू, इंटेंसिटी न्यू है। फ्रीक्वेंसीज को कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब पर सेकंड कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। जैसे ल्यूमिनोसिटी, मैं कहूँगा इस बल्ब की अच्छी ल्यूमिनोसिटी है, यानी जो हमारी आई में सेंसेशन पैदा कर सके और देखने में मदद करे। एक होता है 100 वाट का बल्ब लगाते हैं, हीट बहुत दे रहा है, हैलोजन होते हैं, तो वो उसमें दिखाई कम पड़ रहा है, गर्मी ज़्यादा दे रहा है, तो एनर्जी तो ज़्यादा ले रहा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि अल्टीमेटली उसमें कितनी कैंडेला एनर्जी है जो पर्टिकुलर सीधे हमारी आंखों में सेंसेशन ही पैदा करे। तो जो 99% एफिशिएंट हैं वो हीट नहीं देते हैं, वो सिर्फ हमको क्या देते हैं? दे प्रोड्यूस सच ए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच enables us to see objects which do not produce heat but enables us to see object। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसलिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी के भी अपने पैरामीटर हैं, क्योंकि इससे हम किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी एफिशिएंसी को नापते हैं। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी सबकी डेफिनेशन दी, वो हम सब देखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? कैंडेला। और इसे किससे हम मेजर करेंगे? C और D।
इतनी बात हो गई. सो वी मेजर इट विथ सी. अब जरा देखो, 7 base units and 2 supplementary units. There are several thousands of derived physical quantities. इनके अलावा जितनी भी सब हैं या other physical quantities which have derived units which are expressed using base units in terms of, ठीक है कि नहीं. उसकी लिस्ट बुक के पीछे दी गई है, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कई पेजों में दी गई है. जरा देख लो पेज नंबर 214 से देखना शुरू कर. तो 214 पे यही सब है, देखो कितनी सारी, यही है पूरी लिस्ट. 214 है, या आप ये और ये सब जो भी है ना, और थोड़ा पहले कुछ बदल गई किताबें, ये सब है तो अलग अलग यूनिट है. ये सब दिया या ये क्या दिया, ये कुछ और दिया ना. तो यहाँ पर आगे आप सही निकाले थे. तो जिसमें और आगे बढ़ो, कौन सा पेज है नहीं दिखता. यही सब है. तो ये 214 है, 214 पे मिल गया ना. चल, सो देयर आर अदर फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट होती है. अदर ठीक है, which are expressed in terms of base units या using base units. These are called derived physical quantities, and their units are called derived units. Physical quantities and their units are called derived units. Now, अच्छा, बुक में आपके में बोल्ड लेटर्स में लिखा है द यूनिट्स ऑब्टेन फॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट. उसी में लिखा है कि नहीं, पहले पैराग्राफ. जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए यूज हो उन्हें क्या कहोगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are expressed in terms of base physical quantities are called derived physical quantities. So those physical quantities which are expressed in terms of base physical quantities are called derived physical quantities, and their units are called derived units. एग्जाम्पल का तौर पर जैसे एरिया, एरिया हो गया, और वॉल्यूम, डेंसिटी, पावर ऑफ लेंस. ठीक है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं पावर, वर्क, ऐसे बहुत सारी अलग अलग क्वांटिटीज भी हो सकती हैं. तो एरिया देखिए हम क्या करेंगे,
मीटर स्क्वायर यूज करते हैं, मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, पावर ऑफ रेंस पर मीटर बोलते हैं कि नहीं, और डायोमीटर पावर, तो पावर को क्या है वॉट से या दूसरे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको जूल से। तो ये सब कैसे हो गई, वास्तव में इनके लिए और भी हैं, हम चाहें तो आगे भी कर सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर, ऐसे कर सकते हैं। तो ये सब कैसी यूनिट्स हो गई, तो ये डिराइव्ड यूनिट्स नहीं हुई। So system of base units and derived units all together is called system of units. So जो भी आपके पास सिस्टम है, system of base units and derived units all together are called ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, नाउ अब जरा देखें कि यूनिट्स कैसी होनी चाहिए, व्हाट आर द पॉइंट्स kept in mind while selecting some base unit। अगर आप कोई बेस यूनिट चुन रहे हैं तो कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए। ओके, सो व्हाट आर द पॉइंट्स kept in mind while selecting base units? Now, अब देखें पहली चीज है, it should be of convenient size। इतना बड़ा मत कर लो, कह दो 40 मीट्रिक टन, वो कहते हैं हाँ हो गए 40, चाहे वो 100 मीट्रिक टन, वो उठा ही नहीं पाएगा तो क्या तौल पाएगा, क्या बता पाएगा। ऐसे किसी से कह दो कि जैसे 2000 किलोमीटर, तो वो दूरी में नाप ही नहीं पाएगा। यू कैन नॉट विजुअलाइज द थिंग, तो आप तो गलती कर बैठोगे, मालूम ही नहीं है। तो वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि कन्वीनियंट साइज, सब लोग उसे पहचान सकें ना, मेजर कर सकें। तो पहली चीज़ क्या बताइए, जब भी कोई भी साइंटिस्ट किसी यूनिट को सेलेक्ट करें तो उनका पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, साइज को लेके। दूसरी चीज, इट शुड बी वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। अगर 1 मोल कोई कहे इतना है इतना है तो नहीं चलेगा, इतने पार्टिकल होना चाहिए, वेल डिफाइंड हो गया। इसी तरीके से सेकंड के लिए भी वेल डेफिनेशन होनी चाहिए। तो हर लेबोरेटरी अपने आप वो सेकंड और स्टॉप वॉच को अपने हिसाब से मेजर कर लें। और अगर ठीक से 1 मीटर को या 1 केजी वेल डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर फ्रांस में पेरिस में और सेवरस में एक रखा हुआ प्रोटोटाइप प्लेटिनम इरिडियम का, वैक्यूम से पूरा पैक्ड है, उसमें कहीं से कुछ भी डस्ट नहीं आया, उसका वॉल्यूम बढ़ा नहीं, और तब से आज तक वो ऐसे ही 70 ईयर से रखा। तो वेल डिफाइंड है। जिसको उसका प्रोटोटाइप या सिमुलेटर चाहिए वो वहाँ थोड़े पैसे दे करके मंगवा सकता है। तो 1 केजी क्या है, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड यूनिट है। तो अलग अलग देशों ने प्रोक्योर किया, फिर अपनी अलग अलग लेबोरेटरी में दे दिया। तो वेल डिफाइंड तो होना चाहिए, जिससे कि किसी पे क्वेश्चन किया जा सके, भाई आपने ये 1 केजी नहीं रखा। वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि नहीं। तो उसकी डेफिनेशन दी है आपके, वो हम अभी पढ़ेंगे क्या क्या डेफिनेशन। ये जो हमने आपको बताया ना, इनकी डेफिनेशन पढ़ाएंगे तो वेल डिफाइंड है। तीसरी चीज क्या होना चाहिए, इट इज इजीली, यानी इसकी जो रेप्लिका है तो या इसका सिमुलेटर, इट शुड बी इजीली प्रोक्योर्ड बाय जो इसके कंसर्न्ड स्टेक होल्डर हैं, जिनको इससे इंटरेस्ट है। तो कोई लेबोरेटरी हो गया या मौसम विभागशाला या प्रयोगशाला हो गई, जिन्हें चाहिए यूनिट, तो वो
प्रोक्योर कर सकें, ये ना सोचे कि नहीं ये तो 1000 का आता है 10,000, ऐसा ना हो, ईजिली अवेलेबल ना उसकी रेप्लिका। सो इट शुड बी, जो यूनिट है ईजिली अवेलेबल, इट शुड बी ईजिली। अब 10 रुपए की भी स्टॉप वॉच आती है बाजार में, देखो वो समय का सेकंड बताती है, 100 रुपए में आ जाती है। ईजिली लेबल टू इट्स स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का मतलब जिन्हें इसमें इंटरेस्ट है, और लेबोरेटरीज, जो भी लेबोरेटरीज हैं। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, महंगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि धीरे धीरे वो समय के साथ डिके कर जाए। केजी हमने बनाया और रस्ट लग लग के केजी आधा केजी हो गया, तो क्या टाइम के साथ और डायमेंशन के साथ बदलना चाहिए कि नॉर्थ में जाने पे अलग डायरेक्शन आ गई उसकी बदल जाए? क्या डायरेक्शन के साथ चेंज होना चाहिए कि समय के साथ, कि किसी के साथ भी नहीं? इट शुड बी यूनिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शंस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसको समय के साथ नहीं बदलना है और डायरेक्शन के साथ भी नहीं बदलना है, ठीक है? सो इट शुड नॉट चेंज विद डायरेक्शन एंड टाइम। ग्रेविटी की तरह नहीं होना चाहिए। ग्रेविटी में तो खैर वो है, उसके अपने अपने मेजरमेंट्स हैं, लेकिन अब देखो पोल पे अलग ग्रेविटी, कहीं कुछ अलग है, तो वो तो खैर अलग बात है, वो वेरी कर रही है तो कर रही है, लेकिन उस तरह से मीटर को नहीं होना चाहिए कि मीटर वहाँ कुछ और है यहाँ पे, तब तो सब बात बिगड़ ही जाएगी। इसके अलावा इट शुड ऑल्सो नॉट चेंज विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपने कहा कि भाई ये रॉड है, ये 1 मीटर है, सब लोग ले जाओ, पता चला फ्रांस में हम लेके आए, यही रॉड थी, और यहाँ इक्वेटर तक आते आते थर्मल एक्सपेंशन हो गया, वो 1 मीटर 1 mm हो गई। अब हम सर पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होगा, कोई भी चीज़ है। फ्रांस में 0 डिग्री पे लेके आए, वहाँ तो बढ़िया सही थी, लेकिन यहाँ लाते लाते थर्मल एक्सपेंशन हो गया 50 डिग्री का, तो बढ़ गई कि नहीं? तो इसलिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वो बदले, समय और दिशा के साथ तो वो नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन साथ में टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। इट शुड नॉट चेंज विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी नहीं होना चाहिए। और इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। जितने भी देश हैं, इट शुड बी इंटरनेशनली accepted. It is well understood by laymen and laureates, यानी जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अनाड़ी और खिलाड़ी हैं सब समझ पा रहे हैं। It should be well understood by इस तरीके से अनाड़ी और खिलाड़ी दोनों समझ by, that is by all sections of society. तब तो वो यूनिट है ना। What are the things to be kept in mind while using units? मान लीजिए आप यूनिट्स यूज कर रहे हो, तो कुछ चीजें तो आपको मन में रखनी होंगी।
सो अब जरा देखें, that is one space that is given between numerical value and unit. ऐसे है जैसे 4 न्यूटन है तो यहाँ 1 स्पेस गैप है, 1 स्पेस गैप। अगर आप ये नहीं देते हैं तो फिर ये ठीक नहीं माना जाता। दूसरी चीज, नो गैप इज गिवन बिटवीन एनी टू यूनिट्स, इन डिराइव्ड यूनिट्स, एनी टू बेस यूनिट्स used in derived unit। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 है, अब वहां पर आप लिख रहे हैं कि केजी और पर मीटर क्यूब, तो ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ अगर आप स्पेस दे रहे हो तो इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, ये स्पेस नहीं देना, आपको 2 एक स्पेस दो और केजी पर मीटर, कोई स्पेस है, ये करेक्ट हो गया कि नहीं। और साथ ही साथ देयर शुड, ये इसका प्रीफिक्स है, किलोग्राम, नैनोग्राम, इसी तरीके से माइक्रोग्राम, हेक्टोग्राम, कुछ भी लगा सकते हो, मेगाग्राम, इस तरह से पिकोग्राम, कुछ भी लगा सकते हो। सो यहाँ पर भी गैप नहीं होना चाहिए। जैसे 2 न्यूटन मीटर, तो 2 और फिर न्यूटन, मीटर बिल्कुल बगल में लिखना है, यहाँ गैप होगा, यहाँ नहीं होगा। हेलो, now there should be no gap between prefix and unit. There should be no gap between prefix and unit। ऐसा भी हमें ध्यान में रखना है कि प्रीफिक्स और यूनिट के बीच में भी कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2 मिलीमीटर, तो ये मिली इसका प्रीफिक्स है, 2 किलोग्राम, तो केजी तो खैर एक यूनिट ही हो गई, फिर भी ग्राम के लिए वो एक प्रीफिक्स है। किलो सेकंड या जो भी हम यूज करना चाहें, तो उसमें सेंटीमीटर में, इनके बीच में गैप नहीं रख सकते कि मिली के बीच में गैप कर दें, यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है। नो स्ट्रोक इज टू बी यूज्ड इन यूनिट्स। अगर मैं वेलोसिटी को लिखूं 2 मीटर पर सेकेंड, ये गलत। आपको क्या लिखना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड। आपकी पूरी बुक में देख लेना, ये चीज नहीं होगी, ये चीज। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे दिखाया तो यही लिखा है, अपॉन में नहीं लिखा है। वो 9th में चल गया क्योंकि हम लोग छोटे थे, लेकिन अब बड़े हो गए, तो यूनिट में इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। 2 kg मीटर, स्ट्रोक नहीं यूज करते, तो ये नहीं यूज कर सकते कि केजी लिख के मीटर। इन ग्राफ्स, अगर हम ग्राफ में यूज कर रहे हैं तो जैसे ये टाइम है, सो यूनिट्स आर रिटन इन पैरेंथेसिस। जैसे वेलोसिटी है
units are mentioned in parenthesis यानी small bracket after physical quantity. ऐसे अब देखो अगली बात क्या कही गई है, इफ यूनिट इज बेस्ड ऑन साइंटिस्ट नेम देन इफ यूनिट इज बेस्ड ऑन साइंटिस्ट नेम देन अगर मैं 2 जूल लिखता हूं तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए और 2 जूल लिखता हूं तो ऐसे, लेकिन 2 जूल ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि आप 2 जूल लिख दोगे फिर उस बुक को बेच दोगे, उस साइंटिस्ट का अपमान होगा, वो कचड़े में जाएगी, वो वैज्ञानिक है। तो आप उसके नाम को डिस्टॉर्ट करके लिखो तो फिर उसका अपमान नहीं है, ऐसे लिखने से उसका अपमान हो जाएगा। या ये लिखो सिंगल लेटर है तो कैपिटल होगा, जैसे हमने उसमें देख लिया था केल्विन में के कैपिटल है, लेकिन अगर आप ये लिख रहे हो कि 2 केल्विन तो चल जाएगा, और अगर आपने ये लिख दिया तो ये चल गया, ये नहीं चलेगा। पूरे नेम में 2 न्यूटन नहीं चलेगा, क्या चलेगा? 2 न्यूटन भी चलेगा, 2 न्यूटन भी चलेगा, और 2 केल्विन है तो 2 केल्विन भी चलेगी। दोनों बात समझ में आ गई? आपको कैपिटल में नहीं लिखना है। एम्पियर है तो 2 एम्पियर नहीं चल पाएगा, आप उस किताब को बेच दोगे, रखोगे थोड़ी ना जिंदगी भर संभाल के, और फिर ऐसे ये चल जाएगा, ये 2 एम्पियर भी चल जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से आप जेम्स प्रेस्कॉट जूल का अपमान कर रहे हो, और आप ऐसा लिखते हो तो हमें, या लॉर्ड केल्विन का अपमान नहीं होना चाहिए। तो हमें जो भी साइंटिस्ट हैं उनका अपमान नहीं है। तो आपने ये देख लिया कि यूनिट साइंटिफिक नेम है, तो राइटिंग फुल यूनिट द फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल, या सारी चीज़ें आपने देख ली। अब देखो अब हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं वो क्या क्या है। एनी फिजिकल क्वांटिटीज इज रिटन इन टर्म्स ऑफ NU, NU लिखा जा सकता है, और इसमें आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी जा सकते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने की सुविधा। जैसे हमने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी है, अगर मैं मास लिख रहा हूं तो इट इज 4, और यहां क्या लिख दूं, तो क्या ये N हो गया और ये U हो गया और ये Q हो गया, ठीक है। एंड यूनिट्स आर हैविंग मैनी सिस्टम्स, देयर आर वेरियस सिस्टम्स। तो जरा हम देखें, पहले बुक में लिखा है द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जो अभी तक यूज होती रही है वो कौन कौन सी है। सो कई तरीके की सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होती रही है। ओके, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, तो हमारे पास कौन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट कौन कौन से हैं? डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट। पहली चीज क्या हो गई? फर्स्ट इज MKS. Initially we were not known about 7 physical quantities, even we do not know about current also. So in initial stage at
1600, जब 1600 का टाइम था तब लोगों को पता नहीं था कि करंट भी है या कुछ भी है, तो इसलिए ये मीटर हो गई, जिसको कि नेपोलियन ने एलए कहा था, और एलए को अलग अलग सेंटीमीटर में नापा जाता था कि नहीं, तो 53 54 सेंटीमीटर के लिए नापा जाता था, दूसरे एलए कहा जाता था, बाद में इसे 100 सेंटीमीटर कर दिया गया। अच्छा, के से क्या है, किलोग्राम, वैसे सिंबल में के लिखा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, कैपिटल के लिख दिया है, के स्मॉल होता है। और ये तीसरा क्या है, सेकंड, तो एम के एस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। सो ये इनिशियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। नाउ अब जरा देखिए, दूसरा यूनिट यूज होता था एफपीएस, एफपीएस दैट इज फुट, पाउंड और सेकंड। ये ब्रिटिश सिस्टम था, यानी 1 फुट इज इक्वल्स टू 12 इंच, यहाँ सब कुछ 12 में चलता था। सो 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 1 फुट, 1 पाउंड 12 आउंस, ऐसे चलता है। तो अभी भी ऊन लेने जाओ कहीं पर, वो वूल लेने जाओ ना स्वेटर के लिए, तो आउंस में ही चलता है, तो ब्रिटिश सिस्टम चलता है, इतने आउंस ले लीजिए, ओके। और सेकंड है, तो ये ब्रिटिश सिस्टम है, बट ये जो है ये डेसिमल बेस्ड नहीं है, या ये रेशनल नहीं है, क्योंकि हमें बार बार 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था किसी भी चीज़ को पता करने के लिए। अगर कोई कहता था कि 4 फुट है, तो फिर मुझे उसमें इंच में बदलने के लिए, और इंच को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 इंच में कितने सेंटीमीटर है, 2.54 सेंटीमीटर, वो सब भी को डेसिमल बेस्ड नहीं था। आज कितना अच्छा है, डेसिमल बेस्ड है, रेशनल है। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, हम जीरो कम ज़्यादा करके मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन पहले वाली सिस्टम में यह नहीं था, ठीक है कि नहीं। सो तीसरी चीज़ क्या है, नेक्स्ट इज सीजीएस सिस्टम। सी का मतलब क्या है कि सेंटीमीटर, जी ग्राम, सेकंड सही में था सेकंड। तो ये केमिस्ट्री यूज करती है, अभी भी यूज करती है। उसको चीजें ग्राम में चाहिए, 10 ग्राम नमक ले और 20 ग्राम नमक, वो किलो में थोड़ी नमक चाहिए उसको। और इसी तरीके से ग्राम में चाहिए, और वो अगर वो किसी चीज़ का मेजरमेंट लेती तो सेंटीमीटर में लेती, ये क्यों इतने सेंटीमीटर। तो ये केमिस्ट्री यूज़ करती है। और जो अभी लास्ट में अडॉप्ट हुई है, तो वो 1971 में एसआई सिस्टम आ गया, लेटेस्ट। सो सिस्टम इसी के नाम पे हेडिंग दी गई है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या सिस्टम इंटरनेशनल वर्ड है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ what is international system? It contains 7 base quantities and 2 supplementary quantities. एक बात समझ में आ गई? तो हमारे पास अलग अलग सिस्टम है, फिर भी हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास सारी चीज़ें हैं, नाउ हमने इसे क्यों अडॉप्ट किया। नाउ इंटरनेशनली एसआई सिस्टम हैज रिप्लेस्ड ऑल अदर सिस्टम, ये सब रिप्लेस हो गए। नाउ एसआई सिस्टम has replaced all other systems। जरा देखें कि advantages of SI system। SI सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज है। मीनवाइल कुछ चीजें आप लोग लिख के दिखाएं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही वही लिखेगा कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट 7 फिजिकल
quantities, symbols, their symbols, base units, उनकी base units and symbols। और दूसरा क्वेश्चन है what are the points kept in mind while selecting a unit या while using a unit। यूजिंग का समझ में आया? ये यूजिंग वाले थे तो दो क्वेश्चन करके बुक बंद कर दें।